पिछले 2 लेक्चर्स में हमने फाटिक की विलेज लाइफ, जो एकदम मस्त लाइफ चल रही थी, उसके बारे में सुना था। आज हम फाटिक जब कोलकाता आ जाता है तो उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फाटिक अपना गांव तो छोड़ देता है, लेकिन जब फाटिक चक्रवर्ती कलकत्ता आते हैं तो कलकत्ता में उनके सपनों को चूर चूर होना था, इस बात का उनको बिल्कुल अंदेशा नहीं था। जब वो घर पर आते हैं तो उनकी आंटी, उनकी मामी, उनके पहले से ही 3 बच्चे हैं, उनका इंतज़ार करती है। उनको ऐसे समझती है जैसे कि वो अनवांटेड गेस्ट हैं, बिन बुलाए मेहमान हैं, और एक बोझ की तरह से फाटिक को वो महसूस करती हैं। फाटिक को लगता था कि इन कलकत्ता ही विल बी वेलकम, बट इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैपन होती हैं सारी की सारी स्थितियाँ, उसके ख़िलाफ़ सारी बात जाती हैं। फाटिक के काम उसकी माँ को, उसकी मामी को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। फाटिक का खाना, फाटिक का पहनना, फाटिक का चलना, फाटिक का बोलना एकदम देहाती। फाटिक अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता है कि वो अपनी मामी को खुश करे, अपनी बातों से खुश करे, अपने कामों से खुश करे। वो ऐसे काम करे कि उसकी मामी खुश हो जाए, लेकिन वो इतना एक्साइटेड होकर के कुछ भी काम करता है कि वो काम को और बिगाड़ देता करने की बजाय। यानी अगर फाटिक को कहा जा रहा है कि ज़रा ये इस बोतल को यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, फाटिक बहुत तेज़ी से भाग करके जाएगा, उस बोतल को उठाएगा और रखने की कोशिश करेगा और वो फिसल जाएगा, गिर जाएगा। यानी फाटिक काम संवारने की बजाय फाटिक से वो काम बिगड़ जाते थे, और उस वजह से फाटिक को, बेचारे को, बहुत कुछ सुनने को मिलता था। जैसे वो घर पहुंचता है तो उसकी मामी उसके मामा पर भड़कने लगती है कि ये एक नई मुसीबत आप मेरे लिए क्यों लाए हैं। फाटिक का मूड वहीं से ख़राब हो जाता है। फाटिक को लग जाता है, शुरू के दिन ही लग जाता है फाटिक को कि यहाँ पर मेरा वेलकम कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं होगा। फाटिक की उम्र 14 साल है, और 14 साल के बच्चे के लिए उसका घर ही उसकी जन्नत होता है। ये वो उम्र होती है जिस उम्र में बचपन से जवानी की तरफ बच्चा कदम रखता है। थोड़ा शरीर पर उसके जो एकदम साफ़ सुथरा चेहरा रहता है, उस पर थोड़े थोड़े दाढ़ी मूंछ हल्की सी जमनी शुरू हो जाती हैं। आवाज़ जो उसकी बहुत पतली कभी रहती है बचपन में, वो धीरे धीरे कर्कश होनी शुरू हो जाती है। यानी 14 साल के बच्चे के अंदर बिल्कुल भी आकर्षण नहीं होता है। 14 साल का बच्चा, लेखक के हिसाब से 14 साल का बच्चा बिल्कुल भी आकर्षक नहीं रहता है, वो किसी भी काम का नहीं रहता है। ना तो वो इतना बच्चा होता है कि हम उसको बच्चे की तरह से दुलार करें, और ना ही वो इतना बड़ा होता है कि उसको बड़ों की तरह से, इसका एक मैच्योर आदमी की तरह से उसको ट्रीट किया जाए। और ये किस काम के लिए, किस काम की मुसीबत फाटिक की मामी के लिए ले आए थे। हर रोज़ वो यही सोचता रहता था कि हम कुछ यहाँ पर गलत आ गए। इसके अलावा जब फाटिक स्कूल में जाता था तो स्कूल में उससे ज़्यादा बैकवर्ड बच्चा क्लास में पूरी में नहीं था। यानी हर रोज़ उसके साथ के बच्चे उस पर हंसते थे, हर रोज़ टीचर उसको डांटते थे। वो एक तरह से उसकी स्थिति एक ऐसे गधे की तरह थी कि गधे के ऊपर पूरा वजन लाद दिया गया हो और उसको ज़बरदस्ती उसको चलाया जा रहा हो, और वो सब कुछ झेल करके चल रहा था। फाटिक की उम्मीदें सारी टूट चुकी थी। अब वो याद कर रहा था अपने गांव के दिनों को, उन दिनों को जिन दिनों में वो अपने साथियों के बीच में वहाँ का सरगना रहता था, वहाँ का मालिक रहता था। लेकिन यहाँ पर तो वो एक गुलाम की तरह से जीवन जी रहा था। जब अपने साथ वाले बच्चों को वो अब आपस में खेलता हुआ देखता था तो वो सोचा करता था
मैं भी अपने गांव में इस तरह से खेला करता था अपने साथियों के साथ। पता नहीं वो मेरे साथी अब क्या खेल रहे होंगे, कोई नाव बना रहा होगा, कोई नाव बना के खेल रहा होगा, कोई पतंग उड़ा रहा होगा, कोई कंचे खेल रहा होगा, कोई नदी में घूम रहा होगा, कोई किसी को शरारत से अपनी परेशान कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो। लेकिन मैं, आई एम सच ए डिटेस्टेबल क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार में ऐसा अभागा प्राणी हूँ कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। अपना घर अपना ही होता है। एक रिश्तेदारी में बंद करके फाटिक को रहना पड़ रहा था। यानी वो बच्चा जो बिल्कुल खुल करके घूमता था हर जगह, जो वहाँ हर जगह सभी बच्चों में एक मालिक था, आज यहाँ पर वो नौकर से भी ज़्यादा बदतर कंडीशन में जी रहा था। एक दिन क्या होता है, फाटिक की बुक, एक्सरसाइज बुक खो जाती है तो वो होमवर्क नहीं कर पाता है। टीचर को जब पता लगता है होमवर्क नहीं किया, टीचर उसको रोज़ पैनी से बहुत पिटाई उसकी होती है। वो घर नहीं बताता है। हर दिन वो उसका काम पेंडिंग हो जाता है और हर दिन टीचर उसको कैन से यानी छड़ी से बहुत पिटाई करते हैं। यहाँ तक कि उसके जो कज़िन थे, उसके ममेरे भाई बहन थे, उनको भी उस पर शर्म आने लग जाती है कि ये हमारा बुआ का बेटा है, बहुत बेकार बच्चा है, इसकी वजह से हमें इंसल्ट होना पड़ रहा है। उनको बताना पड़ता था कि ये हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है, इतना घटिया बच्चा हमारे पास रहता है। मतलब उनको भी शर्म आने लगी थी। एक दिन फाटिक हिम्मत जुटाता है और घर आकर के मामी को बोल देता है कि मामी, मेरी किताब, मेरी एक्सरसाइज बुक खो गई है, इसलिए मेरा होमवर्क पेंडिंग रहता है। मामी को गुस्सा आ जाता है। मामी को गुस्सा आता है, अरे 1 महीने में 5 बार तुमको मैं किताब दिलाती हूँ, क्या ये इसीलिए मैं तुमको यहाँ पे लेके आई हूँ? क्या इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो? मेरे पास पहले से ही इस घर का पूरा खर्च है, इन सारी जिम्मेदारी मैं इन बच्चों की उठा रही हूँ, इसके बावजूद भी क्या मैं तुमको इस तरह की चीज़ें देती रहूँ? फाटिक की एक बार भी अभी तक किताब खोई नहीं गई थी और ना ही एक बार भी उसकी मामी ने उसको किताब दिलवाई थी, दोबारा से दिलवाई थी मतलब। लेकिन वो कह रही हैं कि 5 बार महीने में 5 बार मेरे बस की बात नहीं है आपको किताब देना। फाटिक को बहुत दुख होता है। एक दिन अपने मामा बिसंबर को वो बोल ही देता है, मामा, व्हेन कैन आई गो होम? मैं घर कब जा सकता हूँ? ये हमारी स्टोरी का टाइटल है, घर वापसी, होम कमिंग। फाटिक को नॉस्टैल्जिया हो जाता है। नॉस्टैल्जिया घर वापसी का एक सिकनेस। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है होम सिकनेस, मतलब घर की याद। फाटिक को बहुत घर की याद आती है। फाटिक को वो माँ याद आती है जो हमेशा उसको पीटा करती थी, हमेशा डांटती थी, हमेशा बुरा भला कहती थी। लेकिन उसके डांटने में, उसके बुरा भला कहने में एक प्यार होता था। फाटिक को वो प्यार नहीं मिल पा रहा था। फाटिक अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता था। फाटिक का इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रहना अब फाटिक को जम नहीं रहा था। फाटिक को अपना वही गांव, पुराना गांव याद आ रहा था। फाटिक अपने मामा से ये कहता है कि मामा, व्हेन कैन आई गो होम? मैं घर कब जा सकता हूँ? तो वो जवाब देते हैं, जब हॉलीडेज़ आ जाएंगे, जब हॉलीडेज़ आ जाएंगे। लेकिन हॉलीडेज़ तो नवंबर में आनी थी। वहाँ पर हॉलीडेज़ नवंबर में होती है, उस वक्त होती थी। लेकिन हॉलीडेज़ तो नवंबर में होनी थी और नवंबर से अब से नवंबर तक वो कैसे उस चीज़ को झेलेगा? मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन को वो कैसे एंड्योर करेगा? एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण उसको भारी गुजरता है कलकत्ता में। दिन ब दिन बीतते हैं, फाटिक की स्थिति और ख़राब होनी शुरू हो जाती है। मानसिक रूप से बहुत बेहद टूट जाता है। फाटिक अपनी माँ के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने गांव के साथियों के बारे में सब सुनता रहता है,
समझता रहता है और ध्यान करता रहता है। फाटिक ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखता है, स्कूल की छत को देखता है और वापस उसकी यादें अपनी पुराने घर, पुराने गांव में चली जाती हैं। अपनी मामी का रवैया देखता है, बहुत मुश्किल उसकी स्थिति हो जाती है। एक दिन जब फाटिक स्कूल से आ रहा होता है तो उसको कुछ बुखार की सी हरारत महसूस होती है। उसे लगता है कि मुझे अब मलेरिया होने वाला है। हल्की सी ठंड और बुखार, हल्की सी ठंड लगती है और उसको बुखार हो जाता है। उसको लग रहा है कि ही इज़ गोइंग टू हैव ए मलेरिया अटैक। उसको डर लगने लगता है कि मलेरिया हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो परेशानियां मैं झेलूँगा, मामी की डांट, उनका उत्पीड़न जो मैं झेलूँगा, उसका मैं कैसे सामना करूँगा। वो आता है, शाम हो जाती है और जब सुबह होता है तो घर से वो निकल जाता है। अब सब लोग उसे ढूंढते हैं। फाटिक स्कूल नहीं गया, सब लोग उसको ढूंढते हैं। कोई बात नहीं, आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। उसकी मामी उसको बहुत बुरा भला कहने लगती हैं, ये बच्चा हमेशा हमारे को ट्रबल देता है, हमारे को परेशानी में डालता रहता है, ये बच्चा हमेशा हमारे लिए एक नुसेंस है, दिक्कत की चीज़ है। बिशंबर परेशान है। इस घर के अंदर केवल उसके मामा बिशंबर ही ऐसे हैं जो उससे प्यार करते हैं, जो उसको स्नेह करते हैं। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन फाटिक वाज नोवेयर टू सीन। कहीं फाटिक दिखाई नहीं देता है। अब बिशंबर पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक कंप्लेंट लॉन्च कराते हैं। वहाँ पर मिसिंग की कंप्लेंट उसको डालते हैं। पुलिस वाले अब अपना काम शुरू कर देते हैं। काफ़ी रात हो जाती है। सुबह के वक्त में तकरीबन नॉक होती है दरवाज़े पर और दो पुलिस वाले फाटिक को अपने हाथों में उठा करके बेहोश, लगभग बेहोश फाटिक को अपने हाथों में उठा करके लेके आते हैं। बिशंबर डर के मारे बहुत तेज़ी से भागते हैं उसकी तरफ और उठाते हैं, सीने से लगा करके अंदर ले जाते हैं और उस पर उसको कंबल उस पर डाल देते हैं। फाटिक चक्रवर्ती लगभग बेहोश हैं। बुखार के मारे तड़प रहा है उनका शरीर, कांप रहा है पूरा शरीर, क्योंकि पूरी की पूरी बारिश उनके ऊपर उतर जाती है। उस रात बारिश बहुत हो रही थी और वो बारिश में भीगते हैं। फाटिक की मामी उसकी इस हालत में भी उस पर तरस नहीं खाती है। वो ताने मारती रहती है कि ये बच्चा हमेशा ही हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहा है। फाटिक हल्की सी लफ्ज़ों से, हल्की से होठों खोल करके वो बोलता है, मामा आई वॉज गोइंग होम, मैं तो घर जा रहा था। ओनली दे आर ड्रैगिंग मी हियर, ये लोग मुझे खींच के ले आए, यहाँ पे खींच कर ला रहे हैं मेरे को यहाँ पे। ये लोग कौन? पुलिस वाले। यानी वो अकेला बेचारा पैदल ही अपने गांव के रास्ते, पता नहीं कहाँ उसको जाना कहाँ है, बस सही जा रहा है गलत जा रहा है, बस वो चलता जा रहा था बारिश में। एक छोटा सा 14 साल का बच्चा। फाटिक लगभग बदहवाश था। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर उसको दवाई देता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। फाटिक का दिमाग थोड़ा सा बुखार की वजह से चल गया है, वो बहकी बातें कर रहा है। फाटिक कहता है, बाद स्मार्क 2 फैदम, बाद स्मार्क 3 फैदम। फैदम एक मेजरमेंट की यूनिट होती है जिससे हम समुद्र के पानी की गहराई को मापते हैं। असल में फाटिक के दिमाग में चल रहा होता, उसने देखा था सेलर्स को, जो नाविक होते हैं, वो जो
खतरे के निशान होते हैं या उनको एहसास होता है कि इस जगह हम मान लीजिए 4 किलोमीटर दूर हैं, 4 किलोमीटर की हाइट पर है, पानी की सतह से, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है और इस जगह इतनी ऊंचाई, इस जगह उतनी ऊंचाई, यानी इस मार्ग तक 3 फैदम, इस मार्ग तक 4 फैदम, इस तरह से उसके दिमाग में चल रहा है। यानी वो बिल्कुल डिलीरियस महसूस कर रहा है, बिल्कुल बदहवास महसूस कर रहा है। वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कह रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि फाटिक की हालत बहुत नाजुक है और वो आप उसको उसी के हिसाब से जैसा वो चाह रहा है, यानी अगर वो घर के लिए चाह रहा है, उसकी माँ को वो चाह रहा है, तो उसकी माँ को आप बुलाइए और किसी भी तरीके का दिमाग पर थोड़ा सा भी उसको परेशानी इसकी जान पर बन सकती है। बिसम्बर बहुत डर जाते हैं। बिसम्बर इसी बीच उसकी माँ को बुलाने के लिए ख़बर भेज देते हैं। अब वो उसकी पूरी रात देखभाल करते हैं। फाटिक बहकी बात कर रहा है। फाटिक कह रहा है, मदर प्लीज़ डोंट बीट मी, प्लीज़ डोंट बीट मी। माँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जबकि माँ आवाज़ में उठते यार, उसकी माँ वहाँ थी ही नहीं, बट उसके दिमाग में चल रहा था। वो कुछ पागलों जैसी हरकत कर रहा था क्योंकि उसको बहुत तेज़ बुखार था। दिसंबर को भी लगता है कि इस बच्चे की हालत बहुत कमज़ोर है। तभी अचानक से तेज़ी से दिसंबर की बहन यानी फाटिक की माँ दरवाज़ा खोलती हुई एक बवंडर की तरह से, एक वर्लविंड की तरह से, बहुत तेज़ तूफ़ान की तरह से, आंधी तूफ़ान की तरह से अंदर घुसती हैं। कहाँ मेरा बेटा, कहाँ मेरा बच्चा, इस तरह से शोर मचाती हुई वो अंदर जाती हैं और फाटिक को उठा करके अपने सीने से लगा लेती हैं। माय डार्लिंग, माय बॉय, माय डार्लिंग, मेरा बच्चा फाटिक। माँ रोने लगती है, रोते रोते वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। फाटिक धीरे से, फाटिक को नहीं पता कि वो कौन है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बाहर। फाटिक को धीरे से बहुत ही दर्द भरी आवाज़ अंदर से फाटिक के ज़ुबान से निकलती है। फाटिक कहता है, बिना देखे फाटिक कहता है, मदर छुट्टियां आ गई। वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है इस सेंटेंस के अंदर लगा हुआ। क्या माँ छुट्टियां आ गई, वो ये नहीं कह रहा, बल्कि वो बदहवास होकर के कह रहा है माँ छुट्टियां आ गई। यानी वो माँ के पास है तो उसे लग रहा है कि अब छुट्टियां आ गई, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था। एक बेहद हृदय विदारक, मर्म स्पर्शी ये घटना होम कमिंग शॉर्ट स्टोरी जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, बेहद इम्पोर्टेंट है। 2-3 साल से यूपी बोर्ड के लिए प्रेस्क्राइब है, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी आती है। इसको मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको मैंने आपको बताया है। आप इसको मैं डिटेल में इसका टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड मेरे इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए आएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।